टुडेज केस स्टडी इज अबाउट फाइनेंशियल रेशो कैलकुलेशन। आज का लास्ट सेशन रहेगा हमारा केस स्टडी के रिलेशन में, एबीएम की केस स्टडीज के रिलेशन में। तो 11th केस स्टडी इज रिलेटिंग विद फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के रिलेशन में अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की, फॉर्मूलाज की हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, इसके साथ रिलेटेड एक केस स्टडी डिस्कस की है, ठीक है। तो एक तो सिर्फ ये आपका प्रैक्टिस पर्पस के लिए कि फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे एंड आप रिलेट कर पाओगे, दैट इज द रीजन कि ये केस स्टडी इंक्लूड किया मैंने। तो कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं अभी जाएंगे, अभी आप अप्लाई करोगे फॉर्मूलाज को विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आप हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ एबीसी फर्म। आपको यहाँ पे एबीसी फर्म की बैलेंस शीट के रिलेटेड डेटा गिवन है इन थाउजेंड्स, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड डिफरेंशिएट करके नहीं बता रखा कि ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये आपके एसेट्स हैं, लेकिन नाउ यू आर एबल टू नो कि ये मेरी लाइबिलिटीज हैं एंड ये मेरे एसेट्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिलेशन में आपको डेटा गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा यू हैव टू कैलकुलेट टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ एबीसी फर्म। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। टेंजिबल नेटवर्थ तो बाद की बात है, पहले ये पता होना चाहिए कि नेटवर्थ बेसिकली क्या है, फिर ही टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट कर पाओगे। एंड टेंजिबल नेटवर्थ होती क्या है मैंने आपको इन डिटेल प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो आप काइंडली प्लीज प्रीवियस सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, अभी उसको गो थ्रू नहीं करेंगे, इन डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूंगी, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। Hey, do you have a smartphone? Net worth means what? Net worth is the sum of capital plus reserve. Capital plus reserve. This is known as net worth. आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप? नेटवर्थ में से जब आप इनटेंजिबल एसेट्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल बी गेटिंग टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल का मतलब क्या रहता है? दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे आपका गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो जब आपसे पूछ ही लिया गया कि टेंजिबिलिटी वाला फैक्टर कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली आप क्या हो, इनटेंजिबल एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे नेटवर्थ हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों हमने इंटेंजिबल एसेट्स से सब्ट्रैक्ट किए, इसका रीजन मैंने बड़े अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट। टोटल ऑफ एसेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल ऑफ एसेट्स में दोनों पार्ट इंक्लूड हैं, टेंजिबल भी एंड इनटेंजिबल भी। जब आपसे पूछ ही लिया गया कि आपने टेंजिबल वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, वो रीजन है कि हम इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो काइंडली प्लीज प्रीवियस सेशन जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। ओ सॉरी, मैंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं, ओके, हियर इज द इन्फॉर्मेशन एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। आपने कैलकुलेट करना है टेंजिबल नेटवर्थ, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जस्ट अप्लाई द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्मूला एज आई डिस्कस्ड विद यू एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर कि आपका टेंजिबल नेटवर्थ कितना आ रहा है, ठीक है। टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू व्हाट? नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट्स। नेटवर्थ किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? कैपिटल प्लस रिजर्व। तो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, आपके सामने डेटा गिवन है, डू लेट मी नो कि आपका टेंजिबल नेटवर्थ कितना आ रहा है जल्दी से। ये लास्ट ही है इन्फॉर्मेशन, आई गेस पीबीआईटी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी आपको स्लाइड में शो हो रही है, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इन्फॉर्मेशन एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। केस स्टडी 11। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ है तेरे तरन अर्जुन? ऑन द वे है। डू लेट मी नो। भूल तो नहीं गए कहीं पे? कल का ऑफ था ना, आई गेस की चीजें भूल गए हो शायद। ओके, तो नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं, ओके, तो अभिनव सर ने यहाँ पे आंसर किया दैट इट्स 71। ओके एवरीवन, तीन चीजें सिर्फ आपने टेक इनटू कंसीडर करनी है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर टेंजिबल नेटवर्थ। सिर्फ तीन चीजें, दैट्स इट। सामने गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन में, मैंने बता दिया ऑलरेडी। रिलेट करो एंड जल्दी से बताओ। हमने इसके साथ के तो पता नहीं कितने ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है ये केस स्टडी के साथ रिलेटेड।
सॉरी, ये रेशियो एनालिसिस के साथ रिलेटेड, टेंजिबल नेटवर्थ के साथ रिलेटेड। रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है 60। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट नेटवर्थ। तो कैलकुलेट कर लो, कैपिटल प्लस रिजर्व, यहाँ मैं बोल दूं 60 प्लस 23, विल बी गेटिंग 83। ठीक है, अभी इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स ढूंढो कहाँ पे हैं, टर्म लोन, क्रेडिटर्स, सीसी लिमिट, लैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस योर इनटेंजिबल, यहाँ आप इसको स्पेसिफिक, अगर मैं एसेट की बात करूँ फिक्टिशियस एसेट के अंदर आप इसको इंक्लूड करते हो। ठीक है, ये कितने गिवन है आपको, 12 गिवन है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इनटेंजिबल एसेट्स, दैट इज योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 83 माइनस 12, ये इतना ही आएगा, है ना, 71। तो 71 विल बी योर टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का, दिस इज ऑप्शन सी 71। ठीक है, and Mohar sir, Amit sir, Supriya ma'am, Hiren sir, they all are saying that it's a 71. ठीक है, now move on to next. In the above problem, the current ratio would be, मतलब आपसे करंट रेशो के रिलेशन में पूछा गया कि करंट रेशो कितनी है, विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल पूछा गया है आपसे, सो डू लेट मी नो कि करंट रेशो आपकी कितनी आ रही है। करंट रेशो इज इक्वल टू व्हाट, करंट रेशो का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो एक बार के लिए अपने एंड के ऊपर ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। सबसे पहले फॉर्मूला शेयर कीजिएगा, करंट रेशो इज इक्वल टू व्हाट, डू लेट मी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशो, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, करंट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दीजिए चाहे। एंड बेंचमार्क करंट रेशो कितना रहता है ये भी बताइएगा, क्योंकि जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन करवाई है ना इसके रिलेशन में, तो मैंने आपको बताया था बेंचमार्क रेशो इतनी होनी चाहिए इन केस ऑफ करंट रेशो, इन केस ऑफ एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, सो अभिनव सर इज शेयरिंग द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो, इट्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, पुष्पांजलि मैम, रवि सर, दे ऑल आर सेइंग वेरी गुड। ठीक है, सो इट्स करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। टेक इनटू कंसीडरेशन कि इसमें से करंट एसेट्स कौन से हैं एंड करंट लाइबिलिटी कौन सी हैं। करंट एसेट्स कौन से रहेंगे, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी जिनको आपने मीट ऑफ करना है, पे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो टेक इनटू कंसीडरेशन दैट फैक्टर एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, इट्स करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। कंसीडर करो कौन कौन से हैं आपके करंट एसेट्स एंड कौन कौन सी हैं करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, बेंचमार्क रेशियो शेयर की है यहाँ पे, वेरी गुड, इट्स 1.33 रेशियो 1। वेरी गुड, क्योंकि इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कैश इन हैंड इज पार्ट ऑफ करंट एसेट, स्टॉक इज पार्ट ऑफ योर करंट एसेट, सन्ड्री डेटर इज पार्ट ऑफ योर करंट एसेट। इसके अलावा और तो नहीं है ना कोई। ठीक है, इसके अलावा और तो नहीं है कोई। कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, दे आर पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स को कंसीडर करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को कंसीडर करोगे, बैंक सीसी लिमिट, ठीक है, कैश क्रेडिट लिमिट मीट ऑफ करनी है आपने विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये आपका किसका पार्ट है, करंट लाइबिलिटी का। तो ये 3 जो आपको आइटम गिवन है दे आर पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, एंड ये जो 3 आइटम्स हैं दे आर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो इनका कीजिए सम, डिवाइड करके यू विल बी गेटिंग करंट रेशो। ठीक है, डिफरेंशिएट बस करना आना चाहिए कि ये मेरा करंट एसेट है कि नहीं है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये मेरा फिक्टिशियस है, ये मेरा इंटेंजिबल है, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी रेशो। ठीक है, फॉर्मूला बस ध्यान में होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सी यहाँ पे आपका जो कैश इन हैंड है, इनका अगर मैं सम की बात करूं, इट्स 100, 42 एंड 35। 100, 42 एंड 35, 177। करंट लाइबिलिटी की अगर बात करूं, इट्स 40, 25 एंड 40, 105। ठीक है, 177 ओवर 105, तो 1.68, 1.68 रेशो 1, इतना ही आ रहा है सबका, 1.68।
रेशो 1, ठीक है। तो इतना ही आ रहा है, ठीक है सभी का। इट्स 1.686 रेशो 1 ऐसे करके आप बोल रहे हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज, लेट मी चेक वंस ऑप्शंस में है। ओके, इट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। Find out the ROI. ROI stand for return on investment. ROI stand for return on investment. जब कॉन्सेप्ट करवाया था ना मैंने आपको रेशो के रिलेशन में, तब हमने ये डिस्कस की थी, ठीक है। तब हमने ये जो रेशो है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सिनोनियम भी आप इसका यूज कर सकते हो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो डू लेट मी नो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए डेफिनेटली इन रिलेशन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर ही आप इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो अगर तो फॉर्मूला ध्यान में है तो पहले तो आप शेयर करो, अगर किसी को नहीं ध्यान में होएगा वो भी रिलेट कर पाएंगे। तो डू लेट मी नो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, एंड उसके बाद अप्लाई कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को इन दैट फॉर्मूला। एंड डू लेट मी नो द आंसर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एसेट क्रिएट कर लिया, क्या आप उसको रिकवर कर पाओगे? नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो रहेगा डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ योर क्या बोलते हैं उसका, एक्सपेंसेस का पार्ट रहेगा। एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है इस साल की बैलेंस शीट में, आप उसको कंसीडर करोगे कि दिस इज पार्ट ऑफ योर एसेट, ठीक है। एंड लेकिन आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, दैट्स वाई। So it's PBIT divided by investment multiplied by 100. Very good. It's profit before interest and tax divided by investment. यहाँ अगर मैं और यहाँ पे इसको और करूँ ना, रेक्टिफाई करूँ आपको, it is capital employed. Return on investment is equal to प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसके नेम से इसका मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करो कि अगर आपने कैपिटल लगाई है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई है, क्यों लगाते हो? डेफिनेटली आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे को इसमें से कुछ रिटर्न होगी, तभी आपने लगाई ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। रिटर्न आपका कौन सी चीज शो करती है? प्रॉफिट शो करता है। जो आपका प्रॉफिट रहेगा, अपने जो भी टैक्सेस वगैरह है, इसकी अमाउंट पे करने के पहले जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो आपकी रिटर्न को शो कर रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। रिटर्न आपको मिलनी किसके ऊपर है? जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलनी है ना, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके ऊपर मिलनी है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी दो चीजें रहती हैं, यहाँ पे आई गेस विजिबल नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में PBIT, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी दो चीजें रहती हैं, कौन कौन सी? एक तो टेंजिबल नेटवर्थ, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। टेंजिबल नेटवर्थ एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का सम मिलके क्या बनाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी हो। जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी, एंड आई होप सो अभी आपको क्लियर होगी हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट? इट्स अ टेंजिबल नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अभी कंसीडर करो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये मैंने बता दिया। अप्लाई करो इन्फॉर्मेशन को एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर बताइएगा। सॉरी, क्वेश्चन 11 ही, केस स्टडी 11 का क्वेश्चन 3, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है आई टोल्ड यू। तो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज रिलेटिंग विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI कितना आ रहा है? डू लेट मी नो क्विकली। PBIT आई होप सो आपको विजिबल हो, यहाँ पे PBIT नीचे गिवन है। PBIT इज 40, ठीक है, PBIT इज 40। ऑप्शंस दिखा देती हूँ एक बार के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25, 50, 15 या 18 परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। देखो आप लोगों के जो आंसर्स हैं क्या इसमें से कहीं पे मैच कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली देखिएगा, ठीक है। Okay, so do let me know the correct answer. It's 15.9394.
भावेश सर, सुप्रिया मैम, तारक सर, इट्स 16.46. ओके, सी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 40, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया 40. टेंजिबल नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी. किस तरीके से कैलकुलेट की थी? सेम वही प्रोसेस है टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेट करने का. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है ना टेंजिबल नेटवर्थ. नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट को सब्ट्रैक्ट करके कितनी कैलकुलेट की थी? 71. तो सीधा यहाँ पे कंसीडर कर लो 71 इज योर टेंजिबल नेटवर्थ. ठीक है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग मोर देन 1 ईयर के बेसिस के ऊपर आपको मीट ऑफ करनी है आपकी लाइबिलिटी. क्या आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है? गिवन है. दैट इज रिलेटिंग विद टर्म लोन. एक स्पेसिफिक टर्म के लिए आपने लोन लिया होगा ना, मीट ऑफ करना है. तो अगर यहाँ पे कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती ना, जैसे डिबेंचर्स के रिलेशन में अगर इन्फॉर्मेशन होती, बैंक बोरिंग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होता है यहाँ पे, डेफिनेटली आप उन सबको भी कंसीडर करते हैं. मतलब जो भी आपकी लॉन्ग टर्म आउटसाइड लाइबिलिटी रहेगी आपने उसको कंसीडर करना है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ टर्म लोन के बारे में ही बता रखा है. दैट इज 180. तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे 180 एंड यू विल बी गेटिंग 180. दिस इज 251. 40 डिवाइडेड बाय 251 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज 15.936. 15.94 बोल लीजिए, 15.93 बोल लीजिए. ठीक है. 15% बोल लीजिए. वन एंड द सेम थिंग. तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं फॉर क्वेश्चन थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी. किसी को कोई डाउट तो नहीं है एक चीज के रिलेशन में? डू लेट मी नो. ठीक है. सो इट्स 15.93%. देन नेक्स्ट इज इफ द सेल्स आर 336, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमने टर्नओवर रेशियोज कंसीडर की थी, इन्वेंट्री रेशियोज कंसीडर की थी, डेटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना. इन टाइम्स इनके आंसर्स रहते हैं. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है. अगर सेल्स 336 हो तो आपने कैलकुलेट करना है. तो जो पहले तो फॉर्मूला ध्यान में लाइए कि फॉर्मूला क्या है, एंड उसके बाद देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ये जो प्रोवाइडेड है इसमें से. सेल्स आपको गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, दैट इज 336. सेल्स गिवन है 336. यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स टर्नओवर रेशियो. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स टर्नओवर रेशियो. सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है. डू लेट मी नो कि सेल्स टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है. सबसे पहले फॉर्मूला कंसीडर कीजिएगा सेल्स टर्नओवर रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, एंड उसके बाद अप्लाई कीजिए इन्फॉर्मेशन को. तो जो रेशियोज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ वही पर्पस था कि एक बार रिकॉल हो जाए फॉर्मूलाज, तो ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है. आपने सारे ही ध्यान में रखने हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं सारे ही ध्यान में रखने हैं. ठीक है. डू लेट मी नो कि सेल्स टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है. सबसे पहले तो फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेल्स टर्नओवर रेशियो? यू हैव टू कंसीडर सेल्स एंड एवरेज स्टॉक. ठीक है. सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होता है ना, सेल्स नहीं गिवन या इससे रिलेटेड अगर डेटा गिवन होता है, डेफिनेटली आपने कैलकुलेट करना है पहले. फिर वो अगर डायरेक्टली गिवन है तो आप सीधा कंसीडर करोगे सेल्स. एवरेज स्टॉक अगर तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती कि ओपनिंग स्टॉक के रिलेशन में भी, क्लोजिंग स्टॉक के रिलेशन में भी, फिर आपको पहले एवरेज स्टॉक भी कैलकुलेट करना पड़ता. कैसे एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यू विल बी गेटिंग एवरेज स्टॉक. वो आपने कंसीडर करना था यहाँ पे डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके साथ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, सिंपल आपको स्टॉक गिवन है, तो हम इसी को ही कंसीडर करेंगे एवरेज स्टॉक की तरह. दैट इज 42. तो डिनोमिनेटर में आप लिखिए 42. सेल्स आपको गिवन है 336, एंड डू लेट मी नो कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है. सो सेल्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज 336 एंड एवरेज स्टॉक इट्स 42. यू विल बी गेटिंग 8 टाइम्स. मतलब कितनी एफिशिएंटली आप अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर पा रहे हो, यू विल बी गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ठीक है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट
इज एक्ट एज ग्रेवयार्ड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसको डेफिनेटली विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उसको आपने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो विल हेल्प यू टू गेट यू नो कि कितनी एफिशिएंटली आप कन्वर्ट कर पा रहे हो अपने स्टॉक को, ठीक है। सो इट्स 8 टाइम्स, ठीक। तो अगर यहाँ पे मैं ऑप्शंस की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा क्वेश्चन 4 के रिलेशन में, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर चलते हैं, दैट इज रिलेटिंग विद कैलकुलेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है क्रेडिट लिमिट, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया जरूर बताना चाहूंगी। लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली व्हाट, कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता ना इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशन में, या व्हेन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज प्रेजेंट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ये जो पार्टीज हैं ये इन्वॉल्व होती हैं इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो कॉमन पर्सन जिसके ऊपर दोनों पार्टीज को ट्रस्ट हो, रीच पॉसिबल हो, वो आता है सामने बैंक। बैंक यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टर को ये रहता है कि अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट कर दी पता नहीं मेरे को पेमेंट मिले, इंपोर्टर को ये रहता है कि अगर मैंने पेमेंट कर दी पता नहीं गुड्स टाइमली शिप हों कि ना हो, है ना। ये चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे बैंक क्या है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, दोनों पार्टीज को सिक्योरिटी रहती है इन रिलेशन टू जो भी बैरियर या ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस जो भी रहते हैं उसके रिलेशन में, ठीक है। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसकी अमाउंट के रिलेशन में ये जो केस स्टडी है ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहले केस स्टडी ही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑन द असम्पशन दैट एंटायर परचेज इज डन थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। टोटल एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन बता रखा है 2000 करोड़, डोमेस्टिक 60% एंड इंपोर्ट कितना करते हो 40%। रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी 2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है जो भी आपने मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक मटेरियल डेफिनेटली आपने जब मटेरियल मंगवाना है टाइम तो लगता है ना, शिपमेंट का टाइम लगेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे बता रखा है वो टाइम, लेडी टाइम कितना लगेगा, शिपमेंट टाइम कितना लगेगा 5 डेज, ट्रांजिट टाइम कितना लगेगा 25 डेज, क्रेडिट पीरियड कितना गिवन है 3 मंथ्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। क्रेडिट पीरियड माने कि आप क्रेडिट के ऊपर जब सामान लेते हो है ना तो रहता है ना कि इतने टाइम के बाद आप पे करोगे, तो ये हो गया आपका टाइम के रिलेशन में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 200 करोड़। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब अभी आप मान लो आपने बल्क में सामान मंगवा लिया, ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, आपने कहा कि चलो मैंने दूर से मंगवाना है, मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा ही मंगवा लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में भी इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपने सामान मंगवा लिया है डेफिनेटली उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, वेयर हाउस चाहिए होंगे। अगर वेयर हाउस में सामान स्टोर करके रखोगे डेफिनेटली आपका एक्सपेंस की तरह ही काम करेगा। मान लो आपने रेंट पे करना है या जो भी चीज है, हो सकता है वो जो भी आपने मटेरियल मंगवाया है वो खराब हो जाए या अप टू दैट क्वालिटी ना रहे, देयर माइट भी चांसेस ना। तो ये चीज को खत्म करने के लिए आप क्या हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना, जितना आपको लगता है कि मैं इतना यूटिलाइज कर लूंगा मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, आप उतनी ही क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, ठीक है, आप उतनी ही क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 200 करोड़, ठीक है। जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो मटेरियल क्योंकि 2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड 60% आप डोमेस्टिकली मैनेज कर रहे हो, 40% इंपोर्ट करवा रहे हो ना, इट मीन्स व्हाट 2000 का यहीं पे देख लीजिए, ठीक है, 2000 का 60% यू विल बी गेटिंग 1200। तो 1200 आपका जो है ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन वो तो डोमेस्टिकली सेटिस्फाई हो रहा है, एंड जो 800 है ये आप इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, ये आप इंपोर्ट करवा रहे हो इनडायरेक्टली। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है जो ये परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है, ये इसका यूज है बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो डोमेस्टिकली 1200 है एंड 800 क्या है आप इंपोर्ट करवा रहे हो। डेफिनेटली अगर इंपोर्ट करवा रहे हो उसमें भी टाइम जाएगा, लेट टाइम जाएगा, ट्रांजिट टाइम जाएगा, क्रेडिट पीरियड जो है, ठीक है, वो गिवन है एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये कैलकुलेट करना है। तो डोमेस्टिक के रिलेशन में तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इंपोर्टेड के केस में आप खुद से कैलकुलेट करेंगे एंड मेरे को बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाला अच्छे से समझिएगा, पहले सेम ही सारा कुछ अप्लाई होना है, सारी तो इन्फॉर्मेशन सेम ही गिवन है यहाँ पे, है ना, सारा कुछ सेम ही अप्लाई होना है, बस वो जो स्टेप्स है ना 3-4 स्टेप्स हैं उनको बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट मटेरियल के केस में बताना है, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपने बताना है अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक मटेरियल के रिलेशन में, जो कि इतना टाइम पीरियड लगना है। टोटल पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टोटल टाइम लगेगा। टोटल पीरियड में एक तो आ गया ये आपका लेड टाइम, 5 डेज गिवन थे, ट्रांजिट टाइम गिवन था 25 डेज, क्रेडिट पीरियड गिवन था 3 मंथ्स। इन टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल पीरियड कितना हो गया, 4 मंथ्स हो गया। 30 डेज ये और 3 मंथ्स ये। 30 डेज माने 1 मंथ, 30 डेज बोल लो या बोल लो 1 मंथ, वन एंड द सेम थिंग। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं ये चीज के रिलेशन में कि यहाँ पे 4 मंथ्स कैसे आ गए? ठीक है, टोटल पीरियड कितना है, 4 मंथ्स। नेक्स्ट आपने, ये होगी पहली, बस 3-4 चीजें कैलकुलेट करनी है, ये बस ध्यान में रख लो। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है टोटल पीरियड। सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड करोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। जो भी एनुअल कंजम्पशन है डिवाइड करोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। एनुअल कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं फ्रॉम द डोमेस्टिक मटेरियल, ये आपने कितनी कैलकुलेट की थी? वैसे तो टोटल अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात की जाए दैट इज 2000। डोमेस्टिक मटेरियल कितना सेटिस्फाई करता है, 1200, एंड इंपोर्टेड मटेरियल कितना सेटिस्फाई करता है, 800। तो यहाँ पे अगर आपने एनुअल कंजम्पशन कंसीडर करना है, डेफिनेटली कौन सा कंसीडर करोगे डोमेस्टिक के केस में, 1200 वाला। 1200 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 200। तो एनुअल कंजम्पशन को डिवाइड करोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। यू विल बी गेटिंग कि कितने नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पे इशू किए जाएंगे, दैट इज 6। ठीक है, थर्ड जो स्टेप रहेगा उसमें आपने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, कि कितने टाइम पीरियड के बाद आप लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कितनी है लेटर ऑफ क्रेडिट की। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सिंपली आपने डिवाइड कर देना है 12 को नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किए, कितने हैं, 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है लेटर ऑफ क्रेडिट की, दैट इज 2 मंथ्स, दैट इज 2 मंथ्स। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग कितने हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितना टाइम पीरियड लगेगा, जितना आपका टोटल टाइम पीरियड लगेगा, कितना है, 4 मंथ्स यहाँ पे ये कंसीडर किया ना हमने, 4 मंथ्स है आपका टोटल टाइम पीरियड। उसको डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हो। ठीक है, उतने आपके क्या आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो 4 मंथ्स आपका क्या था टोटल टाइम पीरियड, डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज 2 मंथ्स, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज 2। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नंबर ऑफ क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग है आपके एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ, यू विल बी गेटिंग अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कितने आए, 2, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 200, यू विल बी गेटिंग अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज 400 करोड़। आई थिंक माई पॉइंट। तो और कुछ नहीं है, पहली बार में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है डेफिनेटली लगेगा, सिर्फ ये 5 स्टेप्स हैं, टेक इनटू कंसीडरेशन दीज 5 स्टेप्स, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लास्ट में हम टोटल भी देखेंगे कि कितना टोटल अमाउंट है लेटर ऑफ क्रेडिट का दोनों के रिलेशन में। ओके, सबसे पहला स्टेप टोटल पीरियड कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कैलकुलेट करना है, आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट कितने हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, देन अमाउंट ऑफ लिमिट यू विल बी गेट टू नो। टोटल पीरियड सारा जितना भी टाइम पीरियड है, चाहे लेड पीरियड है, चाहे ट्रांजिट पीरियड है, चाहे क्रेडिट पीरियड है, सबका सम क्या कहलाएगा, टोटल पीरियड। नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि एक साल में कितना आपका जो नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है वो आप इशू कर रहे हो, जितनी आपकी एनुअल कंजम्पशन है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, एंड जितना आप एक बार में ऑर्डर करते हो, डेफिनेटली यही 2 चीजों को कंसीडर करोगे। तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो रहे हैं, यू विल गेट टू नो व्हेन यू डिवाइडेड 12 बाय नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। कितने नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आप कर रहे हो, इशू कर रहे हो 12 महीने के अंदर अंदर, यू विल बी गेटिंग कि 2 महीने के बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट हो रहा है।
देन आउटस्टैंडिंग कितनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो आपका यहाँ पे टोटल लेट टाइम रहेगा डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी के साथ, यू विल बी गेट टू नो कि नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कितने हैं। जितने नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपके आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यू विल गेट टू नो अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ हो। तो डोमेस्टिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कितना है, दिस इज 400 करोड़। ठीक है, 400 करोड़। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दिस इज 400 करोड़, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अभी आप लोगों ने आंसर करना है एंड डू लेट मी नो, यही 5 के 5 स्टेप फॉलो कीजिए एंड डू लेट मी नो कि सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द इन केस ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल, रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना। What is the amount of limit of letter of credit in case of imported material? Whether it's 600, 400, 500 and 200. वो जो 5 स्टेप थे, just apply those 5 steps and do let me know the correct answer. सबसे पहले तो टोटल अच्छा सॉरी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इन रिलेशन टू इम्पोर्टेड मटेरियल। सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए टोटल आपका जो पीरियड है, टोटल पीरियड को कैलकुलेट कीजिए, फिर नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ एनुअल कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल के केस में अगर बात करें, इंपोर्टेड मटेरियल में सबसे पहले पहला स्टेप क्या, टोटल पीरियड कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लिया हमने, 10 डेज 20 डेज ट्रांजिट पीरियड है, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, इन टोटल हो गया 3 मंथ्स। फिर नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एनुअल कंजम्पशन 1200 आपकी डोमेस्टिक जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, 800 आपका इंपोर्टेड। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है 800, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 200, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 12 को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो रहे हैं, 3 मंथ्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है, नेक्स्ट स्टेप इज कि कितने लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जो आपका फ्रीक्वेंसी आया उसको डिवाइड करोगे टोटल टाइम पीरियड के साथ, यू विल बी गेटिंग कि 1 मंथ यहाँ पे क्या है, सॉरी 1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रहता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यू विल बी गेटिंग 200 करोड़। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो आपका इंपोर्टेड मटेरियल है, इंपोर्टेड मटेरियल के केस में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, 200 करोड़। यहीं पे अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए कि इन टोटल बताओ कि कितनी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे टोटल की बात हो रही थी ना, इन टोटल की कितना लेटर ऑफ क्रेडिट अमाउंट है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इन टोटल कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करोगे, 400 डिवाइडेड बाय 200, 400 प्लस 200 यू विल बी गेटिंग टोटल 600, टोटल लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट। मतलब देख लेना आपने अच्छे से कि आपसे टोटल लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट पूछा गया है कि इंडिविजुअली इंपोर्टेड या उसके रिलेशन में पूछा गया है, फिर अकॉर्डिंगली आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इंपोर्टेड के रिलेशन में था, तो 200 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर करेक्ट कर देते मैं एक बार के लिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट केस स्टडी जो है आपकी दैट इज रिलेटिंग विद एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। इसके साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं, हमने बड़े अच्छे से कंसेप्चुअल वीडियो में क्लियर किए हैं। तो ये तो सिर्फ एक गो थ्रू है कि क्या आपको ध्यान में है, जो एक स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज करते हैं ना, ये जो केस स्टडी है दैट इज बेसिकली रिलेटिंग विद स्पेसिफिक टर्म। आपको डेटा गिवन है, आपने बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। चलो एक बार के लिए अटेम्प्ट करके देखो कि क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या फाइंड आउट कर पाओगे कि इनमें से किसके बारे में बताया गया है। एक बार के लिए अटेम्प्ट करो। द टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट implementation of which has been amended, though the repayment has not yet fallen due to as per the repayment term, it is known as what? स्टैंडर्ड एसेट बोलोगे इसको, सब स्टैंडर्ड एसेट बोलोगे,
स्ट्रेस्ड एसेट बोलोगे ऑल दी अबव, मतलब आपने लोन प्रोवाइड किया है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, टर्म लोन आपने प्रोवाइड किया है, आपके लिए वो क्या है, एसेट है, ठीक है, आपके लिए बैंक के लिए या मैं बोलूँ लेंडर के लिए वो क्या है, एसेट है। इसी वजह से यहाँ पे एसेट आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। टर्म लोन आपने प्रोवाइड किया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच हैज बीन अबेंडन, कि आप वो जो है स्टार्ट नहीं कर सकते है ना, अबेंडन है फॉर द टाइम बीइंग। Though the repayment has not yet fallen and as per the repayment term, due as per the repayment term, it is known as what? एक और ऑप्शन है none of the above. Do let me know. या आप इसको किस कैटेगरी में करोगे? नो डाउट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताना है, ठीक है, सभी के रिलेशन में डिस्क्रिप्शन बताना है। एक बार के लिए आप सोच के देखो कि आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे भी कि नहीं डालोगे, कि नॉर्मली है। चेतना मैम, जो ये वीडियोस हैं एबीएम केस स्टडीज के रिलेशन में, ये फॉर द टाइम बीइंग ही एज अ फ्री कोर्स मटेरियल के अंदर आपको फ्री कोर्स के जरिए मिलेंगे, ठीक है। एंड आई गेस कि जब तक लाइव सेशन रहता है तब तक की ही आपको एज अ फ्री कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू सी दोज वीडियोस, आपको एनरोल करवाना पड़ेगा IIBF लर्निंग सेंटर ऐप के ऊपर, एंड अगर आप iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको सारी जो वीडियोज हैं यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज वीडियोज, ठीक है। So it's option A. They are standard asset. गुरदेव सर ने यहाँ पे आंसर दिया that it's option C, stressed asset. Everyone, आपको क्या लगता है कि कौन सा एसेट है, ठीक है, मैंने आंसर नहीं बताना, तो here it is. तो सबसे पहले तो here it is. तो सबसे पहले तो टर्म जिसके बारे में आपको फैमिलियर होना है, दैट इज रिलेटिंग विद क्रेडिट डिफॉल्ट। ये क्रेडिट डिफॉल्ट किसको बोलोगे? क्रेडिट डिफॉल्ट मींस इनएबिलिटी। क्रेडिट क्या, आपने एडवांस प्रोवाइड किया किसी पर्सन को, उसने पेमेंट करने में क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, दैट इज नोन एज क्रेडिट डिफॉल्ट। क्रेडिट डिफॉल्ट मींस द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ ए कस्टमर और अ काउंटर पार्टी टू मीट कमिटमेंट इन रिलेशन टू लैंडिंग, ट्रेडिंग और एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. This may take the following form. In case of direct lending, principal and or interest amount may not be repay as per the terms of repayment. तो आप उसको बोलोगे कि ये क्या है, क्रेडिट डिफॉल्ट। अगर उसने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे की, इंटरेस्ट नहीं पे किया डायरेक्ट लैंडिंग के केस में, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, क्रेडिट डिफॉल्ट। या फिर इन केस ऑफ गारंटीज या लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक्स नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, तो इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटीज, फंड में नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी। जैसे अगर मैं बैंक गारंटी की बात करूं, ये लाइन बेसिकली क्या लिखी है, मैं बैंक गारंटी की बात करूं, आप रिलेट कर लोगे लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ भी। जैसे मान लो टू पार्टीज विल बी देयर, ए एंड बी। ए के बिहाफ के ऊपर लेट से कि बैंक ने यहाँ पे गारंटी इशू की है पर्सन बी को, ए की फ्यूचर में ए ने पेमेंट करनी है पर्सन बी को। अगर फ्यूचर में ए ने पेमेंट नहीं की तो वो केस में बैंक पे करेगा। फ्यूचर में ए ने पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में ए ने पेमेंट नहीं की बी को, जब ड्यू हुई पेमेंट, बैंक ने भी यहाँ पे बैंक गारंटी इशू की है डेफिनेटली, ठीक है, इनकी रेपुटेशन के ऊपर आएगा। तो इन्होंने क्या है, पेमेंट कर दी पर्सन बी को, जब ड्यू डेट आई, जब इनको पेमेंट होनी थी, पर्सन ए ने पे नहीं किया, बैंक ने यहाँ पे पेमेंट कर दी पर्सन बी को। जब बैंक क्या, पर ये बैंक की लाइबिलिटी थोड़ी थी, लाइबिलिटी किसकी थी, लाइबिलिटी थी पर्सन ए की। अगर इन्होंने ड्यू डेट के ऊपर पर्सन बी को पे कर दिया है, डेफिनेटली बैंक का भी राइट है कि उन्होंने अपना जो डेट है रिकवर करना है पर्सन ए से, राइट है ना, कि पर्सन ए से रिकवर करना है। अगर वो रिकवरी के वक्त ए ने कर दिया डिफॉल्ट, वो रिकवरी के वक्त ए ने कर दिया डिफॉल्ट, तो उसको आप कंसीडर करोगे क्रेडिट डिफॉल्ट इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी, आपने मीट ऑफ कर दी लाइबिलिटी, उसके बाद जो पर्सन है इन्होंने डिफॉल्ट कर पेमेंट में, नहीं किया आपको पेमेंट, ठीक है, ऑन ड्यू डेट आपके पास बैलेंस अवेलेबल नहीं था, यू आर नॉट एबल टू मीट ऑफ योर लाइबिलिटी, लेकिन बाद में तो आपने मीट ऑफ करनी है ना लाइबिलिटी, जो भी बैंक ने पे किया है, अगर तब आपने डिफॉल्ट किया तो उसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, ठीक है। सो दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट। देन नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेस्ड एसेट, जिसके बारे में वो जो क्वेश्चन था, ठीक है। So stressed assets are those assets in which the default has either already occurred or which are facing a reasonable certain prospect of default. अभी मैंने इसको डिटेल में नहीं बताना,
आप खुद ही एनालाइज करो स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या लिख रखी है, कि स्टेटमेंट क्या लिख रखी है। स्ट्रेस्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स इन विच द डिफॉल्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड, यहाँ तो हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, और विच आर फेसिंग अ रीजनेबल सर्टेन प्रोस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, देयर माइट बी चांसेस कि आपको डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, वो आप क्या कंसीडर करोगे, स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एसेट्स आर बेसिकली जो भी उनके लोन्स एंड एडवांसेस जो भी प्रोवाइड किए हैं बोरर को, वो उनके लिए क्या है, एसेट्स हैं। जो भी ये एडवांस या लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बोरर को, दे विल एक्ट एज एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बैंक। अगर तो ये बंदे टाइमली पे कर देंगे तो ये परफॉर्मिंग एसेट कहलाएंगे, अगर टाइमली पे नहीं किया तो यही एसेट्स क्या कहलाएंगे, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, की अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, है ना। एंड बैंक्स जो हैं कभी भी एनपीए तक होने का वेट नहीं करते, टाइम क्राइटेरिया विल बी देयर, 90 डेज टाइम क्राइटेरिया विल बी देयर, कि 90 दिनों तक अगर यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिला तो आप उसको एनपीए कंसीडर करोगे। लेकिन बैंक इतने टाइम पीरियड तक यहाँ पे वेट नहीं करते हैं, डेफिनेटली अर्ली स्टेज के ऊपर यहाँ पे एक्शन लिए जाते हैं बैंक की तरफ से, सो दैट कि हमारा कोई एसेट एनपीए हो ही ना, ठीक है। तो एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव, बैंक इन इंडिया हैव टू क्लासिफाई देयर एसेट्स into performing assets or non performing assets, and I hope so now you are familiar with the term कि performing assets किसको बोलोगे and non performing assets किसको बोलोगे। फर्दर क्लासिफाइड, आप ये जो एसेट्स हैं इनको क्लासिफाई कर सकते हो सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हमने चीज़ों को डिस्कस किया है, तब मैंने बहुत अच्छे से तीनों जो आपकी क्लासिफिकेशन है इसके बीच में डिफरेंस बताया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनपीए की स्टेज आने से पहले, सबसे पहला रहता है आपका एसएमए 0। एसएमए स्टैंड फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट। 1 से 30 डेज तक अगर आपको इरेगुलरिटी, स्ट्रेसफुल साइन दिख रहे हैं ना, तो आप उसको डालोगे एसएमए 0 कैटेगरी में। 31 से 60 डेज तक भी इरेगुलरिटीज एंड स्ट्रेसफुल साइन दिख रहे हैं तो एसएमए 1 में डालोगे। 61 से 90 डेज तक भी अगर इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं तो एसएमए 2 में डालोगे, तो एसएमए 2 में डालोगे। आफ्टर 90 डेज फिर वो अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। आफ्टर 90 डेज वो क्या, मतलब ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन की फॉर्म में ही इसको ध्यान में रखो। एसएमए 0, क्लासिफिकेशन रहेगी, उसमें आपका रहेगा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, उसमें आपका रहेगा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, इस सीक्वेंस में आपका चलता है, ठीक है, इस सीक्वेंस में आपका चलता है। पहले 12 महीने तक रहेगा तो सब स्टैंडर्ड, एनपीए होने के पहले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड, 12 महीने का टाइम पीरियड एक्सीड कर गया तो चला जाएगा आपका डाउटफुल में। डाउटफुल में भी आगे फर्दर कैटेगरी है, D1, D2, D3, ठीक है, डाउटफुल में भी आगे फर्दर कैटेगरी है। लॉस का मतलब कि जब चांसेस ही नहीं है कि भाई रिकवर होएगा, ठीक है, चांसेस ही नहीं है कि रिकवर होएगा तो आप उसको कंसीडर करोगे लॉस एसेट्स की तरह, ठीक है। ऑन बिकमिंग एनपीए, अकाउंट इज क्लासिफाइड सब स्टैंडर्ड। इफ अकाउंट इज एनपीए और सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स देन इट इज कॉल्ड डाउटफुल। मतलब पहले 12 एनपीए होने के पहले 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, 12 महीने का टाइम पीरियड एक्सीड हो गया तो वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। इफ अकाउंट इज इरिकवरेबल, कोई चांस ही नहीं है कि बंदा पे करेगा, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, लॉस एसेट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन डेफिनेटली फिर आपने डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, प्रोविजन रिक्वायरमेंट बनाओगे। क्या एसएमए के केस में ऐसा होता है, एसएमए के केस में नहीं है। जबकि ये नीचे कैटेगराइजेशन है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, ये केस में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनाओगे। on the asset portfolio of a bank depend on its classification into 4 categories, standard, substandard, doubtful and loss, ठीक है। देन इसके बाद एक टर्म है साइफनिंग ऑफ फंड्स। The term siphoning of funds should be constructed to occur if any funds borrow from bank or financial institution are utilized for purpose unrelated to the operation of the borrower to detriment of the financial health of the entity or the lender। तो siphoning of funds in simple language, in layman's language is basically what, कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया आपने उस पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया, टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी में लगा दिया, टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी में लगा दिया।
जैसे मान लो आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, आपने उसको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, उसको यूज कर लिया फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, आपने जो जिस पर्पस के लिए उसके लिए आपने यूज नहीं किया, ठीक है, एक बार के लिए बात समझ में आती है। जब आपने बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज ही नहीं किया, एकदम ही अनरिलेटेड एक्टिविटी में जब वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, वो कहलाएगा आपका साइफोनिंग ऑफ फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया वर्किंग कैपिटल के लिए, आपने इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स में, आपने इन्वेस्ट कर दिया वो लोन की अमाउंट को फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर में। चलो मान लो आपने वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं यूज करना, अपनी कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में लगा लो, कोई और अपनी लाइबिलिटी के लिए आप उसको यूज कर लो। आपने एकदम ही अनरिलेटेड एक्टिविटी में वो जो फंड है उसको यूज कर लिया, दैट इज रिलेटिंग विद व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो इस तरीके से जब आप टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी में डालते हो ना वो पैसा, उसको यूज करते हो, तो उसको बोलते हैं साइफोनिंग ऑफ अ फंड्स, ठीक है। तो ये वर्ड जो कीवर्ड है इसको ध्यान में रखिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन कंसेप्ट क्लियरिटी रिलेटेड टू साइफोनिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन देख ली इन रिलेशन टू टर्म्स, अभी हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर एंड अटेम्प्ट कीजिएगा अभी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड डू लेट मी नो कि आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आपने पहले भी अटेम्प्ट किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट्स ऑप्शन ए, कुछ लोग ऑप्शन सी भी बोल रहे थे। एक बार के लिए फिर से देखो क्या आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। सारे अटेम्प्ट कीजिएगा फिर से एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। जिनको लग रहा है ऑप्शन ए भी द करेक्ट आंसर, इट इज नोन एज स्ट्रेस्ड एसेट। किस तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट? स्ट्रेस्ड एसेट की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ तो डिफॉल्ट हो गया, यहाँ तो डिफॉल्ट हो गया, यहाँ चांसेस हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये यही केस है माय फ्रेंड्स कि जहां पे चांसेस हैं कि डिफॉल्ट हो सकता है, हुआ नहीं है एल्दो अभी तक जो भी रीपेमेंट शेड्यूल है हुआ नहीं है, लेकिन जब प्रोजेक्ट ही अबेंडन कर दिया गया देयर माइट बी चांसेस ना, दैट्स वाई इसको आप किस में डालोगे, स्ट्रेस्ड एसेट। यहाँ पे कोई ऐसा तो डेटा गिवन नहीं कि जो आपका 31 से 60 डेज के अंदर आएगा, 61 से 90 डेज के अंदर आएगा, 1 से 30 डेज तक का स्ट्रेसफुल साइन या इरेगुलरिटी है, ऐसी तो कोई चीज है नहीं ना। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी को तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन ई मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शन डी अपने आप एलिमिनेट हो गया जब ऑप्शन ए एंड बी को आपने एलिमिनेट किया, ऑप्शन डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ई जस्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था यहाँ पे कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑप्शन सी, स्ट्रेस्ड एसेट। किसी को कोई डाउट ये चीज के रिलेशन में, डू लेट मी नो। नेक्स्ट इज when utilization of short term working capital funds for long term purpose not in conformity with the terms of sanction is known as what? Siphoning of funds, overutilization of funds, underutilization of funds या none of the above। क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे। Then next is the unit has defaulted in meeting its payment or repayment obligation to the lender and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was avail of but has diverted the fund for other purpose. This is known as what? Willful default, diversion of funds, both A and B and none of the above. ऑप्शन सी के लिए भी बोल रहे हैं यहाँ पे नीना मैम, हरीश सर, दे आर सेइंग दैट ऑप्शन सी। अभी क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, ठीक है। द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was avail। अभी आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया, मान लो आपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया था, ठीक है, तो आप टाइमली पे भी कर देते, रीपे भी करते, अपना जो भी डेट है उसको टाइमली रीपे भी करते। आपने जानबूझ के यहाँ पे जिस पर्पस के लिए लोन लिया ना, उस पर्पस के लिए आपने उसको यूज नहीं किया, जानबूझ के आपने उस पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया।
अगर आप उस पर्पज के लिए यूज नहीं करोगे तो क्या आप टाइमली रीपे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपने सारी चीजें जानने के बावजूद आप डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स कर रहे हो, विलफुली कर रहे हो ना ये चीजें। आपको पता है डाइवर्जन ऑफ फंड्स अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, माइट भी चांसेस कि मैं पे कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, विलफुली कर रहे हो ये चीजें, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विलफुल डिफॉल्ट। ये कहलाएगा आपका विलफुल डिफॉल्ट। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के ऊपर आप आइए अभी यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के ऊपर आइए यहाँ पे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज नोन एज विलफुल डिफॉल्ट। आई होप सो क्लियर हुआ हो आपको, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं हो सकता, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्ट कर दिए उसने फंड, लेकिन स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करो, ठीक। यही डिफरेंस रहेगा आपका। वो एकदम टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी में आप जब फंड्स को लगाते हो वो साइफोनिंग ऑफ फंड्स है, ठीक है, वो साइफोनिंग ऑफ फंड्स है जब टोटली अनरिलेटेड एक्टिविटी में है। जब आपने विद इन द बिजनेस ही उसको डाइवर्ट किया है तो आप उसको डाइवर्जन बोल सकते हो, ठीक है। यही एक मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज ऑप्शन ए, नोन एज विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है। जानबूझ के आपने डाइवर्ट किया चीजों को, तो इसको आप क्या बोलोगे? मोस्ट नो डाउट डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी कहलाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दिस इज नॉट नोन एज डाइवर्जन ऑफ फंड्स, लेकिन आपने ये जो चीज की, डेफिनेटली सारी चीजें जानने के बाद ये वाली चीज की है ना, तो इस तरीके का जो डिफॉल्टर्स हैं उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। किस वजह से डिफॉल्ट किया? क्योंकि जिस पर्पस के लिए यूज करना था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया, डिफॉल्ट किया ना यहाँ पे। तो ये डिफॉल्ट कौन सा डिफॉल्ट कहलाएगा? विलफुल डिफॉल्ट कहलाएगा। जो चीज की इन्होंने, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डाइवर्जन ऑफ फंड, लेकिन ये जो डिफॉल्ट है ये क्या कहलाएगा? विलफुल डिफॉल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज the inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitment in relation to lending, trading or any financial transaction is known as what? Credit default, stressed assets, NPA, none of the above. The inability or the unwillingness of a customer or counterparty to meet commitment in relation to lending, trading or any financial transaction is known as what? Credit default बोलोगे, stressed assets बोलोगे, NPA या none of the above. So Sandeep sir is saying that it's option C. Abhishek sir, it's option A. Meena ma'am, Hiren sir, it's option A. Everyone, what according to you will be the correct answer for question 4? ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप यहाँ पे क्या हो, आपने पे नहीं किया, जो भी आपका डेट बनता था आपने पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रॉड डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है, दैट इज नोन एज क्रेडिट डिफॉल्ट। एंड सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये लास्ट केस स्टडी थी, एंड इसी के साथ जो एबीएम की केस स्टडीज वाली जो हमारी सीरीज थी वो होती है वाइंड अप। आज लास्ट क्लास थी हमारी एबीएम की केस स्टडी की, एंड कल रिटेल की क्लास तो रहेगी डेफिनेटली 7:30 के ऊपर आपका रिटेल वाली जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी। एंड इसी के साथ आज का सेशन करती हूँ वाइंड अप। आई होप सो आपको जितनी भी हमने केस स्टडीज डिस्कस की हैं वेदर रिलेटिंग टू मॉड्यूल A, B, C, D आपको